अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पीटीआई के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान के साइफर केस से मुतल्लिक अच्छी खबर आने वाली है। नाअहली केस से मुतल्लिक भी अहम फैसला सामने आ गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत 30,000 लोगों के साथ कहां पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। वो किस तरीके से सारी जाती है उसको एड्रेस करेंगे। एचएसएन कॉलेज की हुकूमत के साथ जो एक कंट्रोवर्सी लड़ाई चल रही है, ये स्कैंडल सामने आया है। प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन भी आ गया है अब तक, लेकिन अब हुकूमत माफिया मांगने पर उतर आई है और आखिर में क्रॉस बॉर्डर थोड़ी अफगानिस्तान और रशिया से मुतल्लिक बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं, जिनके लिए अच्छी खबर कम और स्ट्रगल ही ज़्यादा चल रही है। उनके बहुत से रहनुमा अंडरग्राउंड हैं, गिरफ्तारियों से बच के, अथॉरिटीज से बच के, लेकिन अभी उनके मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन पीटीआई मुराद सईद, जो बहुत वक्त से अंडरग्राउंड है, उनसे मुतल्लिक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है, जिसमें अपैलेट ट्रिब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को अहल करार दे दिया है। ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद की अपील की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद की अपील मंजूर कर ली। उसके अलावा ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। ट्रिब्यूनल ने दिलावर खान, रुबीना खालिद, फिदा मोहम्मद और अजहर मशवानी की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। और नाअहली केस से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, उसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के केस में ताहयात नाअहली ख़त्म करने के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ की तफसीली वजूहात जारी कर दी और अपने फैसले में करार दिया है कि समीउल्लाह बलोच फैसले के तहत भी नाअहली ताहयात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने ताहयात नाअहली के अदालती फैसले को रिविजिट करते हुए करार दिया कि अदालत के पास ऐसा डिक्लेरेशन देने के इख्तियारात नहीं। अदालत ने सियासतदानों की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को कलअदम करार दिया है। 6-1 की अक्सरियत से आने वाले फैसले से जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफ किया था, जिसकी तफसीली वजूहात का 19 सफ़हात का नोट जारी कर दिया गया है। उन्होंने करार दिया है कि पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 61(f) में मुद्दत का तयन नहीं किया गया। 18वीं तरमीम का जायजा लेते हुए मुहतात रहना चाहिए। ये तरमीम सियासी जमातों ने मुतफक्का तौर पर मंजूर की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि समीउल्लाह बलोच केस के मुताबिक नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन बाकी रहने तक है। समीउल्लाह बलोच फैसले के मुताबिक भी नाअहली ताहयात नहीं थी। उनका कहना है कि मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का नाअहली से मुतालिक साबका फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट का साबका फैसला तयशुदा असूलों और पार्लिमानी सोच का अकास है। मेरी राय में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। ये जो है आज का सुप्रीम कोर्ट की नाअहली केस से मुतल्लिक समाअत जाती है। इमरान खान के साइफर केस की जो इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त पीटीआई से मुतल्लिक, वो ये है कि शेर अफजल मरवत ने एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान के खिलाफ सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थी। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में वकला को मुकम्मल जिरा का हक नहीं दिया गया, लेकिन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में अब मंगल तक अच्छी खबर सामने आएगी, ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। और जहां इनकी बात हो ही रही है तो भी एक जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने 30,000 लोगों का जिक्र किया है, जिसमें उनका कहना था कि मुझे आप सिर्फ 30,000 नडर ब्रेव लोग दें और फिर आप देखें कि मैं उनके साथ जो है क्या करता हूँ। ये जो कोalition गवर्नमेंट आई है, जो मैंडेट थी आए हैं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत हैं, जो इन्होंने सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है अभी तक, वही सलूक फिर हम इनके साथ करेंगे सिर्फ 30,000 लोगों की जो है इस इतनी सी क्वांटिटी के साथ। ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं। फर्दर उनका कहना था कि इनकी ये सारी चोरी, ये सारी करप्शन जो है निकल जाएगी अगर आप इस तरीके से मैंने ये काम कर दिया तो। मैं कसम उठा के कहता हूं, मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले, खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। क्योंकि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। तो अब ये मरवत साहब का थ्रेट है गवर्नमेंट को, या उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है कि आप तैयार रहें कि उनके प्लान्स में अभी ये चीज़ चल रही है कि मैं इतने लोग इकट्ठे कर लूँ जो ब्रेव हों, इस तरह की माइंडसेट रखते हों, डरते ना हों अथॉरिटीज से, गिरफ्तार होने से, इनके मजालिम से। तो फिर आप देखें किस तरीके से हम इस मैंडेट थीव गवर्नमेंट को मजा चखाते हैं, ये शेर अफजल मरवत का कहना है। और इस कोalition गवर्नमेंट की जो कंट्रोवर्सी चल रही है एचएसएन कॉलेज के साथ, ये कन्फ्रंटेशन 2 साल से जो है ऑनगोइंग थी। पंजाब गवर्नर वर्सेस
प्रिंसिपल ऑफ एचिसन माइकल थॉमसन वर्सेस बलीगुर रहमान, और एंड इसका इस तरीके से होता है कि प्रिंसिपल साहब रिजाइन कर देते हैं सिस्टम से फेड अप होके, और अपने रेजिग्नेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि इंतहा से ज़्यादा इंटरफेरेंस है, नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स है, किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे के बच्चे को आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग में मेंशन किया था कि 2018 में भी माइकल थॉमसन ने इस्तीफ़ा देना चाहा था, और रीज़न यही था कि उन्होंने एक बंदे के किसी स्टूडेंट को डिसिप्लिन करने की कोशिश की, और गवर्नमेंट से उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि यू कांट डू दिस, जी ऐसा यहाँ नहीं होता। बहरहाल अभी इस सारे सिनेरियो में इनका इस्तीफ़ा नहीं आया, बल्कि 1 महीने पहले इससे बाबर अली जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और उसमें मेंशन किया कि आप माइकल थॉमसन की जो इतनी खिदमात हैं एचिसन के लिए, काइंडली उनको एक्नॉलेज ज़रूर करें। उनके अंडर एचिसन बहुत फ्लरिश किया है, बेसिकली वो अपने इस रेजिग्नेशन में ये मेंशन कर रहे थे। जो बलीगुर रहमान है पंजाब के गवर्नर, उन्होंने उसको इस तरीके से एड्रेस किया कि प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को ही करप्ट कहा कि ये करप्ट है, ये नाअहल है, ये 1 साल में 100 छुट्टियां करता है, 40 लाख माहाना फीस लेता है और कारकर्दगी इसकी ज़ीरो है, ऑडिट से बचने के लिए इसने इस्तीफ़ा लिया है, हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, हमारी कोई गलती नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट को अच्छा खासा जो है तनकीद का सामना करना पड़ा है सारी चीज़ के बाद, ख़ास तौर पर जब गवर्नर बलीगुर रहमान का रद्द अमल आया था। अब वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब इन्वॉल्व हुए हैं इस मामले में, और उन्होंने दरख्वास्त की है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन से कि आप काइंडली अपना रेजिग्नेशन वापस लें, हम कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल और गवर्नर पंजाब के दरमियान जो मामलात हैं उनको खुश असलूबी से निपटा लें। ये अभी तक की अपडेट है। ये 2 साल से किसी को ख्याल नहीं आया कि बीच में पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने आखिरी नर्व ब्रेक करने का इंतज़ार किया है प्रिंसिपल की, कि जब इसकी बस होगी, जब ये पूरे सिस्टम से फेड अप हो जाएगा और उसका रेजिग्नेशन अगर आप इंटरनेशनल आउटलेट्स पर जाके कहीं पे शेयर हो तो उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से मेंशन किया है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, आप कुछ नहीं यहाँ पे काम नहीं कर सकते, तो क्या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की भी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। एचिसन की एक बहुत प्रेस्टिजियस जगह है जी, बहुत से इंपॉर्टेंट फिगर्स यहाँ से पढ़कर निकले हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी पॉइंट होनी शुरू हो जाएगी इन तमाम मामलात के बाद। और सारी चीज़ शुरू एक मिनिस्टर के बच्चों से ही हुई थी, वही बात जो माइकल थॉमसन ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। आहत चीमा जिनकी एक मेरे ख्याल में एक बिल्कुल रीज़नेबल रिक्वेस्ट नहीं थी कि आप अपने बच्चों की सीट भी रिज़र्व करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद कहीं पर आपकी इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हो गई, आप नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, और आप रिज़र्व करके ये भी चाहते हैं कि फ़ी भी ना दें। ये एक कंप्लीट अनजस्ट अनरीजनेबल किस्म की डिमांड थी उनकी, जो एचिसन वाज एट द राइट स्पॉट। आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारा कोई प्रोसीजर या पॉलिसी नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप फ़ी भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो फिर हर बंदा आके यही डिमांड करेगा। और आहत चीमा का यही कहना था कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप पॉलिसी बदल दें, पकड़ के कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर लें, जिससे हम मेरे जो ये बच्चे हैं उनका सारा मामला उसके अंदर जो है फिट हो सके। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि माइकल थॉमसन जो कि एचिसन के प्रिंसिपल हैं वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेते हैं या नहीं। खैर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की है। समाअत के आगाज़ में दरख्वास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि आप इस बेंच को बड़ा होना चाहिए, 6 से इसकी आप तादाद 9 रुकनी बेंच कर दें। ये उनकी दरख्वास्त थी। उनका कहना था कि ये सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए कि 9 रुकनी बेंच होता तो फैसला मुख्तलिफ होता, ये इस इदारे पर आवाम के एतबार का मामला है, अदालत कमेटी को 9 रुकनी बेंच तश्कील देने का कहे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील्स वापस लेने की इस्तदा की है। केपी हुकूमत के वकील ने कहा इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेना चाहते हैं, सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील से कहा कि काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि आप अपीलें वापस करने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दें। फौजी अदालतों में निजी वकला का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर भी पॉइंट किया गया है। उनका कहना था, फैसल सदीकी का कहना था कि सरकारी इदारों की जानिब से अटार्नी जनरल ने 5 अपीलें दायर कर रखी हैं और कुछ वज़रा ने निजी वकील हायर किए हुए, उनकी खिदमात हासिल कर रहे हैं। तो अगर आपने केस दायर किया है तो आप अवाम का पैसा खर्च करके जो है क्यों इन वकीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका एक तो एतराज़ था। वकील अहमद हुसैन ने भी कहा कि बेंच की तश्कील के लिए मुनासिब होगा कि मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजा जाए। पहले भी 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा की थी, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा
पहले 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन ना होती। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क्का फैसला देकर ट्रायल कलअदम करार दिया। अगर 6 रुकनी बेंच अब इसे 2-4 से कलअदम करार दे तो ये मुतनाज़े हो जाएगा और अदलिया पर अवामी एतमाद के लिए ज़रूरी है कि फ़ैसला मुतनाज़े ना हो। समाअत के दौरान अदालत ने अटार्नी जनरल से कहा कि वो ज़ेरे हरासत अफराद के मुकदमात की तफसीलात दाखिल करें और बताएं कि 103 अफराद में से कितने अफराद की बरी होना बनता है और कितने लोग बेगुनाह हैं। मेरे समाअत में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो 9 रुकनी बेंच की डिमांड है और दूसरा थोड़ा सा मैनिपुलेशन आई है वकला की तरफ से, वो ये है कि कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि आप हमारी बात मानें और इस केस का फ़ैसला थोड़ा इस तरह से करें कि आवाम के अंदर आपके लिए एतमाद बढ़े, बजाय इसके कि जुडिशरी के साथ जो ऑलरेडी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, आवाम का एतबार नहीं है, इंसाफ को लेके वो यकीन नहीं करते जुडिशरी पर, ये चीज़ें वर्स की तरफ जाएंगी अगर आप हमारी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। तो ये जो लोग इस वक्त सिविलियंस 9 में के केसेस में पकड़ के जेलों में डाले हुए हैं, इनको लेके आप कोई सॉफ्ट फैसला दें, कोई पॉजिटिव फैसला दें। और आज की इस हेयरिंग से लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा और बड़ा फैसला देने जा रही है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फिर थोड़ी क्रॉस बॉर्डर बात करें तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी स्ट्रेंड हो चुके हैं आजकल। बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसका रीज़न है। पाकिस्तान की डिमांड अफगान तालिबान से ये है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करें, क्योंकि वो टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर आके, जिस पर अफगान तालिबान ने अभी तक कोई ना पॉलिसी बनाई, ना उसको लेके उन्होंने कोई इकदाम किए हैं। जिस पर पहले तो टेररिज्म होता है तहरीक तालिबान की तरफ से, जिसमें 7 फौजी शहीद होते हैं अभी रिसेंटली। उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन किया जिसका नाम था जी शैडो स्टॉकर, और पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसमें 8 टेररिस्ट जो हैं उन्होंने मारे हैं। अब इस सारी चीज़ के बाद एक वीडियो सामने आई है, ये लीक्ड वीडियो है और इसको अलेजिडली ये कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर याहिया की है, जो बाकी मुजाहिदीन जो बैठे हुए हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किस तरीके से इस सारे अटैक को जो वो पाकिस्तान में करने जा रहे हैं एग्जीक्यूट किया जाएगा। कोई भी जो इंजर है उसको पीछे नहीं छोड़ना है, पाकिस्तान से बदला लेना है। तमाम मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की उसके अंदर बातचीत हुई भी है। अब इस वीडियो के बाद चंद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि अफगान तालिबान का जो नैरेटिव है कि अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी यहाँ मिलिटेंट ग्रुप, कोई तहरीक तालिबान यहाँ पर मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का रीज़न बन रही है, वो नेगेट हो जाता है। पाकिस्तान सही प्रूव हो जाता है, अफगान तालिबान गलत प्रूव हो जाते हैं इस वीडियो लीक के बाद। और दूसरी तरफ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो प्रूव होता है वो ये है कि अफगान तालिबान का जो होल्ड है अपनी ही टेरिटरी के ऊपर, उसके अंदर रहने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर और तहरीक तालिबान के ऊपर, वो कितना लूज़ है। ये अफगान तालिबान की वीकनेस शो कर रहा है, उनकी गवर्नेंस की वीकनेस शो कर रहा है कि वैसे तो वो एक अच्छी खासी आम पब्लिक के ऊपर, जो आम इनोसेंट अफगान हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने अच्छी दहशत बनाई हुई है अपनी, उनके ऊपर तो वो अच्छा कंट्रोल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, जो दिल करता है जिसको सज़ा देनी है, जिस तरीके से करना है, वो सब तो चल रहा है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और किसी भी मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर अफगान तालिबान की कोई नहीं चलती, वो खुला फेर रहे हैं। और अफगान तालिबान बेसिकली उनसे डरते हैं, वो ये डरते हैं कि अगर हमने इनको उधर अटैक करने से रोका तो ये हमारे ऊपर अटैक शुरू कर देंगे, अफगानिस्तान के अंदर का माहौल ख़राब करेंगे, दाइश को जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो वो सारे पॉइंट इस वीडियो लीक के बाद वो प्रूव हो गए हैं। बहरहाल जहाँ तक रशिया की बात है, तो रशिया की तरफ से LGBT मूवमेंट जो कि एज यू नो पूरी दुनिया में चलती है, राइट्स बन गए हैं अब ट्रांसजेंडर के, सेम सेक्स मैरिजेस को लेके तमाम मामलात हैं। और अभी रशिया ने इंटरनेशनल LGBT मूवमेंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उन्होंने इसके मेंबर्स को टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर कर दिया है अपने मुल्क में। ये एक बहुत बड़ी बात है और पहली दफ़ा रशिया के अंदर ये मामलात नहीं हुए। पहले भी प्यूटिन से क्वेश्चन किया गया था जब पेरेंटहुड के ऊपर कि किस तरीके से आप एक फ़ादर और मदर के रोल को डिफ़ाइन करते हैं, तो उनका यही कहना था कि 2 पेरेंट्स में एक फ़ादर और एक मदर ही होते हैं, अनलाइक वेस्ट की बहुत सी सोसाइटीज़ में जहाँ पे एक रिलेशनशिप में दोनों मदर्स या दोनों फादर्स भी होते हैं। इस तरीके से उनकी मैरिजेस चल रही हैं और इस तरीके से आजकल जो है एक नई ये LGBT मूवमेंट के अंडर, उसकी अम्ब्रेला के अंडर जो लोग अपने बिलीव्स शेयर करते हैं वो इस तरीके से अपनी रिलेशनशिप्स चला रहे हैं। लेकिन
پیوٹن نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ فیملی ویلیوز ہیں, ون ہیز ٹو بی اے مدر اینڈ دی ادر ہیز ٹو بی اے فادر. اس طریقے سے آپ کی جو ہے شادی, اس طریقے سے آپ کا ریلیشن شپ چلے گا. اور ابھی ایل جی بی ٹی موومنٹ کو لے کے ان کو ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ یعنی کہ دہشت گرد ہیں, جو ایل جی بی ٹی کیو ایف جو بھی اس کا کمپلیٹ نام ہے, اس کو, اس موومنٹ کو ماننے والے, اس موومنٹ کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ولادیمیر پیوٹن جو کہ رشیا کے 5ویں دفعہ الیکٹ ہوئے ہوئے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی طرف سے یہ رشیا میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.